तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं अभिक्रिया की दर के टक्कर सिद्धांत के बारे में, कोलिजन थ्योरी के बारे में। जैसे ही टक्कर शब्द आता है तो आपके दिमाग में आता होगा वही एक्सीडेंट जो रोड पर होते रहते हैं। तो जी हाँ, उसी तरह के टक्कर के बारे में कुछ बात करेंगे। तो जैसे ये थ्योरी है, ये जो सिद्धांत है वो क्या कहता है, तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या कहता है ये कि जो उत्पाद होते हैं वो अभिकारकों की टक्कर से बनते हैं, यानी कि जो अभिकारक के अणु है वो आपस में टकराते हैं, कुछ इस प्रकार से टकराते हैं। तो देखिए ये अभिकारक के अणु हैं, ये आपस में कोलिजन कर रहे हैं, तो इस तरह के टक्कर से क्या बनते हैं, उत्पाद बनते हैं। तो इसी थ्योरी में यही बताया गया है कि जब भी कोई भी उत्पाद बनेगा तो अभिकारकों की टक्कर से बनेगा। तो इन्होंने फिर आगे कहा कि जो कोलिजन है, जो संघट्ट है, इस टक्कर को संघट्ट भी कहते हैं, और अच्छी शुद्ध हिंदी लिखें तो इसको संघट्ट कहते हैं, संघट्ट सिद्धांत। तो जो टक्कर है वो संघट्ट है, जो दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है इफेक्टिव और एक होती है अनइफेक्टिव कोलिजन, प्रभावी और अप्रभावी टक्कर। जैसा ही इससे पता चलता है कि उत्पाद बनने वाली कहानी है, टक्करों से क्या बनते हैं, उत्पाद बनते हैं, और प्रभावी टक्कर की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये है इससे उत्पाद बन जाता होगा। और अप्रभावी टक्कर, कुछ टक्कर ऐसी होती होगी जिनसे कुछ अच्छी तरीके से टक्कर नहीं हो पाती होगी तो उत्पाद नहीं बन पाता होगा। तो ऐसी टक्कर जिनसे उत्पाद बन जाते हैं उन्हें हम प्रभावी टक्कर कहते हैं, ऐसी टक्कर जिनसे उत्पाद नहीं बन पाते हैं उन्हें अप्रभावी टक्कर कहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि क्या कारण हो सकता है अप्रभावी टक्करों के पीछे, क्यों आखिर ये टक्करें अप्रभावी रहती हैं। तो देखिए इन दोनों डायग्राम को ध्यान से, अगर इन दोनों डायग्राम को ध्यान से देखेंगे आप तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जब ये वाला जो अणु है, NO का जो अणु है, O3 के साथ में रिएक्ट कर रहा है, और ये वाला जो अणु, ये जो ऑक्सीजन जो दिखा रखा है इन्होंने, अगर ये इससे टकरा रहा है बीच वाले पार्टिकल से, देखो यहाँ ध्यान से, तो इस बीच वाले पार्टिकल को यहाँ से निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है, तो यहाँ पर कोई निकाल नहीं पा रहा है। इसका मतलब ये इनइफेक्टिव कोलिजन है, इसके पास इतनी ताकत नहीं है, इसके पास ऊर्जा की कमी है, और ऊर्जा की कमी की वजह से ये आपस में टकरा नहीं पा रहे ढंग से। लेकिन जैसे ही ये जो पार्टिकल है इसको ऐसे इस वाले को निकाल के लेके जा रहा है तो इस ऊर्जा से आसानी से उत्पाद बना पा रहे हैं, तो ये सफिशियंट ऊर्जा है। यानी कि कुछ अणुओं के पास जो ऊर्जा होती है वो कम होती है, और कुछ अणुओं के पास जो ऊर्जा होती है वो ज्यादा होती है। तो जो अप्रभावी टक्कर होती है उसके पीछे क्या होता है कारण, अप्रभावी टक्करों के पीछे पहला कारण ये होता है ऊर्जा की कमी होना। ऊर्जा की कमी होती है, इस वजह से प्रभावी टक्करें नहीं हो पाती हैं। तो दूसरा और क्या कारण हो सकता है अप्रभावी टक्करों के पीछे, तो देखिए ध्यान से, जब ये CO की क्रिया O2 के साथ करा रहे हैं तो ध्यान से देखें, जब इसका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इसके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से टकरा रहा है तो यहाँ पे टक्कर जो हो रही है वो नहीं हो पा रही ढंग से, क्योंकि यहाँ जब ये इस टक्कर होगी तो ये COO से जुड़ेगा, जो इस तरह का कोई मॉलिक्यूल नहीं पाया जाता है। लेकिन जैसे ही इस टक्कर की बात करेंगे जहाँ CO से जुड़ रहा है तो इसका मतलब एक C इधर एक C इधर, इसका मतलब ये CO2 की स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से, यानी कि यहाँ पर उत्पाद का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ उत्पाद का फॉर्मेशन नहीं हुआ। इसका कारण है ओरिएंटेशन में कमी होना। ओरिएंटेशन मतलब अभिविन्यास में कमी है यहाँ पर, यानी कि जो चीज टकरानी चाहिए वो चीज नहीं टकरा पा रही है, और इसकी वजह से उत्पाद नहीं बन पा रहे हैं। तो ये जो टक्कर है वो अप्रभावी टक्कर कहलाएगी। तो अप्रभावी टक्कर होने के पीछे कितने कारण हमने बताए दोस्तों, तो अप्रभावी टक्कर होने के पीछे हमने दो कारण बताए, एक ऊर्जा की कमी होना और एक अभिविन्यास की कमी होना। जरा समझिए इस थ्योरी को। सबसे पहले हमने कहा कि टक्कर सिद्धांत क्या होती है, तो हमने बताया कि जब अभिकारक के अणु आपस में टकराते हैं, ध्यान से सुने, अभिकारक के अणु आपस में जब टकराते हैं तो उनके टकराने से हमेशा उत्पाद बनते हैं। लेकिन जो टकराने वाली बात है वो हमेशा ऐसा तो है नहीं कि जो टकराएंगे और हमेशा कुछ हो जाए। जैसे आपके आसपास भी देखा होगा आपने, जो टक्करें होती हैं जरूरी थोड़ी है कि हमेशा कुछ हो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि टकराने से कुछ होता नहीं है, सब बच जाते हैं, नॉर्मल कुछ नहीं होता उस टक्कर से। तो उस टक्कर को हम क्या कह रहे हैं, अप्रभावी टक्कर। उस अप्रभावी टक्कर की बात करें तो अप्रभावी टक्कर होती क्यों होगी, तो हमने दो एग्जाम्पल से आपको दिखाया कि यहाँ पर जो कमी है वो ऊर्जा की कमी है। इतनी ऊर्जा नहीं है कि इसके बीच वाले बॉन्ड को तोड़कर इन पार्टिकल को अलग कर पाए, तो यहाँ ऊर्जा की कमी की वजह से यहाँ प्रभावी टक्कर नहीं हो पा रही है। लेकिन यहाँ ऊर्जा की उपलब्धता है या आसानी से टक्कर हो रही है, इसलिए यहाँ पर ये जो टक्कर है वो प्रभावी टक्कर हो रही है। इसके बाद अगर आप इसको और देखें एग्जाम्पल को, तो यहाँ ओरिएंटेशन अभिविन्यास की कमी है। तो कभी भी हम कहते हैं
कि हमेशा जो उत्पाद बनते हैं वो टक्करों से बनते हैं, और टक्करें दो प्रकार की होती हैं, एक प्रभावी टक्कर और एक अप्रभावी टक्कर। प्रभावी टक्कर वो होती हैं जिनसे उत्पाद बन जाते हैं, अप्रभावी टक्कर वो होती हैं जिनसे उत्पाद नहीं बनते। अप्रभावी टक्कर होने के पीछे दो कारण, एक ऊर्जा की कमी और एक अभिविन्यास की कमी। मेरे हिसाब से आपको ये बिल्कुल क्लियर होगा। अब आपको बिना देखे आप इसको लिख सकते हैं पूरी थ्योरी को। अभिकारक अणुओं के टकराने से उत्पाद बनते हैं। उत्पाद बनने में दो समस्याएं आती हैं, या तो ऊर्जा की कमी होती है या विन्यास की कमी होती है। अगर ये दोनों में से कोई भी कमी होगी तो ऐसी टक्कर को अप्रभावी टक्कर कहते हैं, और अगर उत्पाद बन गया, कोई दिक्कत नहीं आई, तो ऐसी टक्कर को प्रभावी टक्कर कहते हैं। अब कितनी ऊर्जा की जरूरत है, कितनी ऊर्जा की जरूरत है जिससे कि वो टक्कर प्रभावी हो जाए? तो वो जो न्यूनतम ऊर्जा है जिससे प्रभावी टक्कर हो सके, क्या है? न्यूनतम ऊर्जा जिससे प्रभावी टक्कर हो सकती है, यानी कि उससे कम पर नहीं होगी, उससे ज्यादा पर तो हो ही जाएगी। यानी कि वो एक देहली का काम कर रही है। घर में जो देहली होती है तो वो न तो बाहर होती है घर के, न अंदर होती है। तो न तो बाहर न अंदर, वो एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री को देहली कहते हैं। तो ये वो ऊर्जा है, वो न्यूनतम ऊर्जा है जो देहली वाली ऊर्जा है। तो इसीलिए इस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? देहलीज ऊर्जा। ये वो न्यूनतम ऊर्जा है जो प्रभावी टक्कर करवा सकती है। एक ऐसी ऊर्जा जो प्रभावी टक्कर कराने के लिए अणु के पास होनी चाहिए। एक ऐसी ऊर्जा जो प्रभावी टक्कर कराने के लिए अणु के पास न्यूनतम होती है, उस ऊर्जा को हम दहलीज ऊर्जा के नाम से जानते हैं। इसे इंग्लिश में थ्रेशोल्ड एनर्जी को भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ऐसी टक्कर जिनसे, ऐसी प्रभावी टक्कर कराने के लिए ऐसी ऊर्जा जो अणु के पास उपलब्ध हो, जिनसे कि प्रभावी टक्कर हो सकती है, उस ऊर्जा को दहलीज ऊर्जा कहते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ टक्कर अप्रभावी है, उनको प्रभावी कैसे बनाया जाए, तो उनको भी कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी हमें। तो अप्रभावी टक्कर को, अगर अप्रभावी टक्कर को प्रभावी बनाना है, तो अप्रभावी टक्कर को प्रभावी बनाने के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ती है। उस ऊर्जा को हम सक्रिय ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी के। यानी अप्रभावी टक्कर को प्रभावी टक्कर बनाने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसे हम सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। अगर प्रभावी टक्कर कराने के लिए किसी भी अणु के पास जो ऊर्जा होती है उसे थ्रेशोल्ड एनर्जी ईटी से प्रदर्शित करेंगे, और अप्रभावी टक्कर को प्रभावी टक्कर बनाने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी ई से प्रदर्शित करेंगे। तो यार देखिए ध्यान से, जो डायग्राम है आपके सामने, आप इनको ध्यान से देखिए। अभी रिएक्टेंट के पास में इतनी एनर्जी है, ए प्लस बी के पास में इतनी एनर्जी है, लेकिन इससे उत्पाद नहीं बन पाएगा। उत्पाद बनने के लिए इतनी एनर्जी होनी चाहिए, यानी ये पूरी एनर्जी की कौन सी है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। और ये इतनी ऊर्जा यहाँ से यहाँ तक की कितनी है? रिएक्टेंट की एनर्जी। यानी कि रिएक्टेंट की एनर्जी पर्याप्त नहीं है प्रभावी टक्कर कराने के लिए। देखिए जरा, तो रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी है, और पूरी प्रभावी टक्कर कराने के लिए कितनी ऊर्जा होनी चाहिए? कितनी ऊर्जा होनी चाहिए प्रभावी टक्कर कराने के लिए? तो कितनी ऊर्जा होनी चाहिए प्रभावी टक्कर कराने के लिए? तो इतनी सारी होनी चाहिए, यानी कि ईटी के बराबर ऊर्जा होनी चाहिए प्रभावी टक्कर कराने के लिए। लेकिन अभी है कितनी? ई आर। तो ये ई आर कुछ कम है, इसमें कुछ ऊर्जा जोड़नी पड़ेगी। उस ऊर्जा को हम क्या कहेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी। हमने यही तो कहा था कि थ्रेशोल्ड एनर्जी में एक्टिवेशन एनर्जी को जोड़ दिया जाए, तो सॉरी, रिएक्शन के जो रिएक्टेंट की एनर्जी है उसमें एक्टिवेशन एनर्जी को जोड़ दिया जाए तो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाएगी। और यहाँ से ई टी इजिकल टू ई आर प्लस ई ए आ जाता है। तो यहाँ से ई इजिकल टू क्या आ जाएगा? ई टोटल माइनस के ई आर। अब जरा एक बात और देखिए ध्यान से इस ग्राफ के अंदर, कि ये जो रिएक्टेंट की एनर्जी है और जो प्रोडक्ट की एनर्जी, लास्ट में जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो घट गई। स्टार्टिंग में ये थोड़ी ऊंचाई ज्यादा है, इसकी ऊंचाई कम है, इसका मतलब ऊर्जा घट गई है। इसका मतलब ओवरऑल यहाँ से ऊर्जा निकली होगी, ओवरऑल यहाँ से क्या हुआ होगा? ऊर्जा निकली होगी। और ऐसी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा निकलती है उसे हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो जब भी आप ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में ग्राफ बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे कि अभिकारक को थोड़ा ऊपर बनाएंगे और उत्पाद को थोड़ा नीचे बनाएंगे। इसी तरह से इस ग्राफ को देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है? अभिकारक की ऊर्जा थोड़ी कम है, उत्पाद की ऊर्जा थोड़ी ज्यादा है, यानी कि यहाँ ऊष्मा क्या हुई है दोस्तों? यहाँ ऊष्मा ग्रहण हुई है। और ऐसी ऊर्जा जो ग्रहण होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऊष्मा ग्रहण होती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ये रिएक्शन ऊष्मा क्षेपी है। तो दोनों ही रिएक्शन में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, जिसमें ऊर्जा निकल रही है, इसमें ऊर्जा ग्रहण हो रही है, लेकिन जो ऊर्जा देनी पड़ रही है उसे हम ई ए ही कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी ही कहते हैं। अब आप सोचिए
कि अगर ये ग्राफ ऐसे हो रहा, यहाँ से होके जा रहा होता, तो ये रिएक्शन क्या होती, फास्ट, क्योंकि यहाँ कम ऊर्जा देनी पड़ रही। तो ऐसा हम कहते हैं कि अगर किसी भी रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम, अगर किसी रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम है, इसका मतलब वो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि एक अभिक्रिया है जिसमें 2 जूल एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है, एक अभिक्रिया है जिसमें 5 जूल एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है, कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, तो 2 जूल वाली रिएक्शन फास्ट होगी, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी कम देनी पड़ रही है। इसका मतलब वो रिएक्शन आसानी से हो रही है, इसका मतलब वो रिएक्शन कैसी है, फास्ट, और ये रिएक्शन कैसी है, स्लो है। तो इस तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी के द्वारा हम ये समझा सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, कौन सी रिएक्शन स्लो होगी, और इन ग्राफों को भी समझ सकते हैं कि कौन सा ग्राफ ऊष्माक्षेपी का है, कौन सा ग्राफ ऊष्माशोषी का है। ये एंडोथर्मिक ग्राफ है और ये एक्सोथर्मिक का ग्राफ है। इस तरीके से हमने कोलिजन थ्योरी को कंप्लीट किया है। आगे हम बात करेंगे अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, यानी ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, और एक चैप्टर का एक लास्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है आर्हीनियस समीकरण, और वही चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज की क्लास के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपको आर्हीनियस समीकरण के साथ। थैंक यू।